दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारी चैनल में। कुछ नया बनाने में मुश्किल होती है, डिफिकल्टी आती है, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल कब होती है, कब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है? जब खोई हुई शान को वापस लाना होगा तब। और अब ऐसा ही कुछ इंडिया का इरादा है। बात हो रही है यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी की। वेडनेसडे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पानगड़िया मौजूद। दोस्तों, ये जो नाम है नालंदा, ये इतिहास में डूबा हुआ है। नालंदा जो आज के बिहार में लोकेटेड है, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जब ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज का नामो निशान ही नहीं था। इट वॉज अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, न्यू कैंपस जो बनाया गया है, उसको दिखाती हूँ। ये लगभग 100 एकर्स में फैला हुआ है और दो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग आइडियोलॉजीज जो है उनको मिक्स करता है, उनको मिलाता है। एक है कार्बन रिडक्शन, नया कैंपस नेट जीरो होगा। दूसरा है वास्तु, एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो प्रोग्राम हुआ, ये सिर्फ इनॉग्रेशन का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक घोषणा भी थी, एक ऐलान था, इंडिया के लर्निंग हब बनने के एम्बिशन का ऐलान। गेस्ट लिस्ट जो है वो इस बात को दिखाता है। लगभग 17 एम्बेसडर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। आपको याद है G20 मीटिंग, उसमें भी इंडिया ने नालंदा को दिखाया था। आपको समिट के बाद का जो सेरेमोनियल डिनर हुआ था वो भी याद होगा, जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट मुर्मू है, उन्होंने सभी वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया था। उनके पीछे एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप था। आप देखिए, आपको इस पिक्चर में साफ साफ दिखाई देगा जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पे बैकड्रॉप में दिख रही है। आइए अब हम नालंदा के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इसके इतिहास के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, इसकी फाउंडेशन साल 427 में उस समय के जो सम्राट थे कुमार गुप्ता जी, उन्होंने की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 2000 टीचर्स पढ़ाते थे और 10,000 स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते थे, जो दुनिया भर से आते थे। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, स्टूडेंट्स हर जगह से आते थे वहां पे पढ़ने के लिए। इंडिया के कुछ ब्राइटेस्ट माइंड्स वहां पढ़ाते थे, जैसे कि आर्यभट्टा, जो माना जाता है कि 6th सेंचुरी में नालंदा के हेड थे, जिन्होंने जीरो को डिस्कवर करके दुनिया को दिया था। अगर आप बोलेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे खास, सबसे महंगी चीज क्या थी, तो वो था यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, जो क्राउन जूल था यूनिवर्सिटी का, जिसमें लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ये रिलीजन, साइंस और मेडिसिन पर आधारित थे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 12th सेंचुरी में एक घटना हुई थी। बख्तियार खिलजी नाम के इन्वेडर ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया और लाइब्रेरी को जला दिया। इस तरह से नालंदा कहीं खो गई। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपनी खोई हुई शान को फिर से पाना शुरू किया। फिर नालंदा के रिवाइवल का सजेशन पहली बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था। वो 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट थे। उनके ही सुझाव पर इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा को फिर से रीएस्टैब्लिश किया और वेडनेसडे को नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सिटी को एक नया कैंपस दिया। ये इंडिया के ग्रैंड प्लान्स का एक हिस्सा था। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। देखिए, जो इंडिया है वो अपने GDP का लगभग 3.5% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उन्होंने इससे भी ज्यादा हायर टारगेट सेट किया है। GDP का लगभग 6%, जी हाँ 6% उन्होंने सेट किया है कि इंडिया 6% एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना चाहिए अपनी GDP का। देखिए, अगर इंडिया इस टारगेट को पूरा करता है ना, तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। हमें क्या है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, टीचर्स जो है उनको भी अच्छे से पे मिलेगा, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी और ऑफ कोर्स हमें एबल स्टूडेंट्स मिलेंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए?
अब इंडिया को तुरंत इस पर काम शुरू करना होगा, खासकर इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है आजकल के जमाने में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आई नो दिस साउंड्स लाइक अ लॉट, लेकिन देखिए इंडिया इसके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है, वो केपेबल है इन सब के लिए। बाकी जो कंट्रीज है वो इंडियन एलाइट कॉलेजेस जैसे IITs से बहुत इम्प्रेस है, बहुत खुश है वो। इंडिया इसीलिए 2 IITs अब्रॉड में सेटअप करने जा रहा है, एक UAE में और दूसरा ज़ंज़िबार में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया एक फ्री सोसाइटी है, इसलिए जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आके कॉन्फिडेंटली पढ़ सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं लगभग 46,000 फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो पहले से ही यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, जो करीब 170 कंट्रीज से आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, इंडिया एक लर्निंग हब बनने के लिए अच्छी पोजीशन में है, बिल्कुल वो केपेबल है। हाँ, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन इंडिया का इरादा सच्चा है, एक बार फिर से दुनिया का लर्निंग हब बनने का इरादा। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।